जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो, और इसकी जो पूरी हमने 3 या 4 वीडियो कवर किए हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, और भारतीय इतिहास के स्रोतों में हमने साहित्यिक जो स्रोत हैं वो, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक, और विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, 4 भागों हमने बांट रखा है और बहुत अच्छे से चारों को हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उसी एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, चाहे पीसीएस हो, नेट जेआरएफ हो या एसएससी हो, कहीं ना कहीं एग्जाम के सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप उन चारों वीडियो पे जाके देख सकते हैं। चारों वीडियो 30-30 मिनट के वीडियो हैं। अगर आपको मतलब बहुत ही स्लो तरीके से बताया गया है, सबको समझ में आ जाए, और अगर फास्ट देखना है आप डबल कर लें, 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, और ऐतिहासिक स्रोतों को यानी भारतीय इतिहास के स्रोत को हमने बांट रखा है 4 भाग में और उसमें हमने डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, ये सबसे पहले हैं अपने धार्मिक ग्रंथ, ठीक, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ये चारों पे वीडियो हमारे मिल जाएंगे, 30-30 मिनट के वीडियो हैं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उस पर, चैनल पे। और ये इसकी एक प्लेलिस्ट है लुसेंट हिस्ट्री के नाम से, उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल, अब अगर पूछ दिया जाए ऐतिहासिक स्रोतों को कितने, भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा है। ठीक है, धार्मिक, ऐतिहासिक, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ऐतिहासिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में, यहाँ पे प्राकृतिक जहाँ स्रोत है वहाँ पे आप लिख लेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? ऋग्वेद में, बहुत अच्छे से बताया गया, वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? ठीक है, पुराण, क्योंकि जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और इनके जो ब्राह्मण हैं और वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ये सब कहीं ना कहीं किस पे आधारित हैं? श्रुतियों पे आधारित हैं। पीछे से चली आ रही कहानियों के द्वारा ये मतलब उन्हीं पे बेस्ड हैं, लेकिन पुराण श्रुतियों पर आधारित ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला 5वां क्वेश्चन। तो 5वां जो क्वेश्चन है अपना, कौन सा ग्रंथ दावा करता है कि उसमें वह विश्व में है? नहीं, ये कहता है जो उसमें है, दावा करता है कि जो उसमें है वह विश्व में है और जो उसमें नहीं है वो अलाभ है। अलाभ मतलब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो महाभारत दावा करता है। ठीक है, और महाभारत को किस नाम से भी जानते हैं? जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से। मिलिंदोपन्हा राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। ठीक है, नागसेन या इन्हीं को हम बोलते हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद सिद्धांत इन्हीं ने दिया था और इनको भारत के आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली का एक ग्रंथ मतलब उपन्यास है या बोलने कृति है उसकी, कौन सी? प्रिंस, उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना।
अर्थशास्त्र में किससे संबंधित हमें ज्ञान मिलता है? राजनीति से। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक। कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। और चाणक्य अन्य नामों से ये जाने जाते थे, चाणक्य, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में जानकारी किसकी मिलती है? राजनीति की, उस समय के समाज की, ठीक है, और अर्थशास्त्र की, ठीक। ये सब हो गया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीति पर। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? कश्मीर का इतिहास, ठीक है, कश्मीर के राजाओं की वंशावली, राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत में लिखित पुस्तक है जो क्रमबद्ध तरीके से, और इसको व्याकरण के नाम से जानते हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि, ठीक है। कालिदास के द्वारा रचित मालविका नाटक का नायक कौन था? इसका नाटक का जो नायक था वो कौन था? अग्निमित्र, ठीक, अग्निमित्र इसका नायक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। फिर हम एक बार बता रहे हैं आपको, यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप तीनों वीडियो विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अगर हम एक्सप्लेनेशन दोबारा करते हैं। और एक्सप्लेनेशन जब हमने एक बार दे दी है तो दोबारा करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। विक्रमांक चरित रचनाकार कौन है? बिल्हड़। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नहीं है? ठीक है, निरियाकस, एनाइसिक्रिस्टस, एरिस्टोबुलस और डायमेकस। तो डायमेकस, निरियाकस, एनाइसिक्रिस्टस, एरिस्टोबुलस ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन जो डायमेकस था, डायमेकस क्या था? सीरिया नरेश अंतियोकस इसका एम्बेसडर, राजदूत था। और ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया गया है, देखिए आप जाके विजिट करिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फायान, बैनसांग, त्संग। तो फायान चीनी यात्री था जो सबसे पहले आया था। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए यूनानी रोमन लेखक में से, तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और अगला क्वेश्चन 21, ज्योग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो राइटर था, जिस प्रकार हेरोडोटस हैं, प्लिनी हैं, ठीक है, उन्हीं के समकालीन एक राइटर था, जैसे एरियन है, ये सब क्या है? यूनानी रोमन लेखक थे। प्लिनी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री के नाम से प्लिनी की पुस्तक। और सब इन पुस्तकों और राइटरों का जो विवरण है उसमें हमने दिया है विदेशी यात्रियों के विवरण नामक वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा इनका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यूनानी रोमन अज्ञात लेखक है, कोई भी लेखक नहीं है इसका, और लेखक है लेकिन नाम नहीं पता, ठीक है। लेखक किससे संबंधित है? यूनानी रोमन लेखक है, यूनान और रोमन से संबंधित है। फायान कहाँ का निवासी था? चीनी निवासी था फायान। फायान कहाँ का निवासी था? चीनी निवासी। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हुएनसांग, कहीं कहीं अपने ऐसे लिखो में लगा हुएनसांग, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। तो हर्षवर्धन, हुएनसांग, HH, ठीक है, हाँ दोनों में, ठीक। तो हर्षवर्धन, हुएनसांग, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था भारत? हुएनसांग। और ये जितने भी वहाँ से चीनी यात्री आए थे सब ये क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथों के चक्कर में आए थे, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियाँ और उनकी जानकारी इकट्ठी करने के लिए। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ये। अलब्रूनी किसके शासनकाल में, मतलब ये मान लो आप एक यूनिक क्वेश्चन है, कहीं आपको अब इससे पहले देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। 9वीं शताब्दी में भारत अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर पुकारा? तो पाल साम्राज्य को उसने रोहमा कहकर पुकारा था। अलब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के साथ में आया था, ठीक है। और उसी की इसकी जो महमूद गजनवी के साथ में आया था और उसी का इसने यात्राओं का या उसके दिनों का वर्णन किया और उस समय भारत के इतिहास के बारे में उसने बताया है।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। और मोरक्को कहाँ है? दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है मोरक्को। अफ्रीकन यात्री था, ठीक है, ये इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में? देखो अगला क्वेश्चन ये भी दे दिया। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शासन आया था। और इसने इसको क्या किया था? काजी नियुक्त किया था। बहुत ही होशियार व्यक्ति था ये, ठीक है। इसको यहाँ का शासन का काजी नियुक्त किया गया था। भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने, किसने? अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर सम्राट के किसके शासनकाल में? विजयनगर सम्राट की यहाँ पे होगा कि किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को। न्यूमिस्मेटिक क्या है? धातुओं के सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। और इपोग्राफी आपसे पूछ दिया है, इपोग्राफी, एपिग्राफी, ठीक। तो ये क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को। जो अभिलेख हैं, अपना चौथा वीडियो इसी पे आधारित है, अभिलेखों स्तंभ लेखों पे देखिए जाके, आप वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी सभी अभिलेख के बारे में। तो एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित है। एशिया माइनर स्थित, मॉडर्न क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि, अब एशिया माइनर एक जगह पे बोगाज-कोई नामक जगह स्थित है, तो इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र के बारे में जानकारी मिलती है। नासत्य यानी कि जैसे अपने यहाँ इसको अश्विन कुमार के नाम से जाना जाता है, अश्विन कुमार नामक, ठीक है, अश्विन नाम कुमार के नाम से जाना जाता है किसको? नासत्य को। इनकी जानकारी कहाँ मिली है? वहाँ से प्राप्त अभिलेख में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। और इसको खरोष्टी लिपि का उद्गाता भी बोलते हैं, ठीक है, उद्गाता, ठीक है। खरोष्टी लिपि की पहली बार इसी ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है अशोक के। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख? ग्रीक की जगह क्या होगा? ग्रीक होगा, अरमाइक, ग्रीक एवं अरमाइक प्राप्त हुए हैं। तो सार ए कुना, सार ए कुना यानी कि कंधार, जो एट प्रेजेंट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो अभी मैंने देखा सार ए कुना यानी कहाँ पे है? ये कंधार में। अशोक के मानसेहरा व शहबाजगढ़ी के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी लिपि का, ठीक है, जो कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यहाँ सचिन की जगह क्या होगा? प्राचीन भारत, ठीक है, सचिन गलत लिखा, टाइप किया। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि, ठीक है। और हम देख लेते हैं 20-30 क्वेश्चन। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ संबंधित है केवल वासुदेव से, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेखों की जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी आपको चौथे वीडियो में, आप देखिए जाके, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो है। और जो हिस्ट्री की है, लुसेंट हिस्ट्री नामक जो प्लेलिस्ट है, नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 मिल जाएगी आपको। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रेयर केस में आपको देखने का मिलेगा कहीं ना कहीं। तो शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, ठीक है। ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में। इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं इसके सभी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है आपको? रुद्रदामन के अभिलेख में, ठीक है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों शासकों का वर्णन किया गया है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति आमलेख की जगह आप क्या लिखेंगे? आबले का लेखक, मतलब ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिशरण किस शासक के दरबार का कवि था? यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति आंवले की जगह अभिलेख का लेखक। यूनिक क्वेश्चन है। हरिशरण
किस शासक के दरबार में कवि था? तो समुद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त के, और जो गुप्त वंश था, ठीक है, उसका एक शासक था, उसके दरबार में ये कवि था। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली के महरौली में स्थित कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम कहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए तो दिल्ली में। मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ, ठीक है, जो अपना लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में है? लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम के प्रांगण में, ठीक है, उसी। और तो किससे संबंधित है ये है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। चंद्रगुप्त गुप्त शासक है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। एरन अभिलेख इंपॉर्टेंट अभिलेख है, संबंध किस शासक से है इसका? भानुगुप्त से। एहल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, दो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे पीछे भी। तो एहल प्रशस्ति है जो अभिलेख, इसके रचयिता हैं रवि कीर्ति, किस चालुक्य शासक के दरबार से? पुलकेशन द्वितीय के। हर्ष हुआ पुल, ये यहाँ पे गलत टाइप है, यहाँ पे आपका होगा हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय की संगीत के इस मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये तो पूरा मतलब गलत ही टाइप हो गया है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से, ठीक है। अब कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? एहोल अभिलेख में हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की कला का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन यूनिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राज प्रथम ने किया। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख के। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आज सिक्कों को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो बैक्टीरियंस ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सीसा जो धातु है ये, ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। अब दोनों क्वेश्चन ये देख लेना आप, निम्न से किसने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने। या फिर आपसे पूछा जाए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। इसीलिए गुप्त काल को हम किस नाम से जानते हैं? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित किस स्थल पर रोमन सिक्के मिले हैं? आरिक मेड़ू। और इन सब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी का एक्सप्लेनेशन, एकदम जबरदस्त एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा आपका। तीनों वीडियो चारों देखेंगे आपको इन सब का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, आरिक मेड़ू और रोमन सिक्के, इसमें आपको उसको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप बताया गया है, ठीक है, वीडियो में। तो अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, मध्य प्रदेश में। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, ठीक है। और सबसे बड़ा धार्मिक प्रांगण यही है, कंबोडिया, ठीक है। फिल्मी के मूल प्रति नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पे फिल्मी की जगह आपको मिलेगा पिलनी, ठीक है। पिलनी की मूल प्रति नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है? पिलनी, ठीक है। किस भाषा में रचित है? तो ये यूनानी रोमन लेखक थे, तो किस भाषा में लिखी होगी? लैटिन भाषा में लिखी गई होगी, ठीक है, लैटिन भाषा में। जितने यूनानी रोमन लेखक हैं उनने लैटिन भाषा में लिखी है, जितने अरबी लेखक हैं उनने फारसी में लिखी है, ठीक है। मैगस्थनीज है जैसे, ये सब अरबी जितने लेखक हैं उनने क्या की, जितने भी अरबी लेखक सबकी जो प्रतियाँ हैं वो आपको फारसी में लिखी मिलेंगी। तो अभी देखा आपने लैटिन भाषा में, ठीक है। चशनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में, ठीक है। चशनामा क्या है? सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और जो चशनामा है ना, इसके जो लेखक हैं उसको जानते हैं हम अली अहमद के नाम से। कई विवाद है इसका, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। अली अहमद इसका नाम दिया गया, लुसेंट में आपको यही मिलेगा, अली अहमद। और इसमें क्या दिया गया है? सिंध पर अरबों की विजय का वर्णन दिया गया है, सिंध पर अरबों की विजय का वर्णन। ये सब आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ मिल जाएगी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्त
इतिवृत्तो ऐसे कहीं लिखा मिल जाएगा। राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये भी एक व्यवसाय था, ठीक है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तों, ठीक है, और राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना यानी रटना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? मागध का। चीनी यात्री शुंग यू ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में, ठीक है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 यानी कि 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख आप देख रहे हैं, कई क्वेश्चन बन रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। और उसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्ष के बीच यानी हर्षवर्धन के बीच में संघर्ष जो हुआ था, युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है। रवा, ठीक है, रवा तक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। कनिष्क का मतलब कनिष्क जो थे, ठीक है, शासक कुषाण वंश के, उनसे संबंधित है। भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। अब यहाँ मैगस्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है। मैगस्थनीज अगर मिल जाए ना ऑप्शन में, वो मत लगा देना आप। किसने ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? जेम्स प्रिंसिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने 74 क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी, इन सभी क्वेश्चन जो हैं यानी कि कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हैं अभिलेख से, ठीक है। और इनका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है आपको तो आप वीडियो पे विजिट कीजिए। नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में लुसेंट की बहुत अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन चल रही है। 3-4 वीडियो वहाँ पे मिले हैं। मतलब पहली जो अपना टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उस पर 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे। मतलब पूरी तरीके से बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। जाइए देखिए और क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद 30-30 मिनट के वीडियो हैं, डबल लगा के देख लेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। स्लोली तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया, ठीक है। इसी के साथ ये 75 क्वेश्चन आपको मिल गए इससे, एमसीक्यूज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी इतिहास का हम स्टार्ट करेंगे आगे, मतलब अगले लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। 5वां तो लेक्चर यही हो जाएगा एमसीक्यू। और लेक्चर नंबर 6 जो क्लास नंबर 6 है उसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। नवपाषाण काल क्या है, मध्यपाषाण काल क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।